दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल NCERT शॉर्ट्स में। हम लोग विजन करेंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं 9 मई का, और ये पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 2। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला टॉपिक है हमारा रोहिंग्या शरणार्थी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रोहिंग्या शरणार्थियों की और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और उनकी रहने की स्थितियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी जो है, यानी UNHRC कार्ड के आधार पर किसी तरह की राहत का दावा नहीं कर सकते हैं। अब ये UNHRC क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, UNHRC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक, ये एक ग्लोबल संस्था है जो शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और स्टेटलेस यानी देश लेस कह सकते, कंट्री लेस लोगों की सुरक्षा के लिए काम करती है। ठीक, UNHRC। लेकिन यहाँ एक पेच है, इंडिया 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है, मतलब हमने इस पर साइन नहीं किए हैं। तो इंडिया में शरणार्थियों से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या है? दरअसल इंडिया में शरणार्थियों के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, इसलिए शरणार्थी दर्जे के मामलों पर द्विपक्षीयता की नीति के आधार पर हर मामले को अलग अलग तरीके से जो डील किया जाता है। हमारे यहाँ शरणार्थियों को विदेशी या एलियन की परिभाषा में ही रखा जाता है। एलियन वो नहीं जो दूसरे ग्रह से आते हैं, एलियन वो भी होते हैं जो दूसरे समुदाय से आते हैं। मान लीजिए आप किसी समुदाय में है या किसी गांव में है, दूसरे गांव का इंसान आ गया तो वो आपके लिए एलियन है। ठीक, आप इसको सोशियोलॉजी में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, खैर चलते हैं आगे। अब बात करते हैं उन कानूनों की जिनका इस्तेमाल ऐसे मामलों में हो सकता है। पहला है फॉरेनर्स एक्ट 1946। इस एक्ट का सेक्शन 3 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो देश में गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में ले सकती है और उन्हें वापस उनके देश भेज सकती है, जिसे डिपोर्टेशन कहा जाता है। ठीक, दूसरा कानून है पासपोर्ट यानी एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। इसके तहत केंद्र सरकार किसी भी ऐसे विदेशी को इंडिया से निकालने का आदेश दे सकती है जो बिना पासपोर्ट या वीजा के देश में घुसा है। ठीक, हमारे संविधान के आर्टिकल 258 याद रखिएगा, जब आर्टिकल्स की बात आती है तो उसको याद रखिएगा। 258 का 1 क्या कहता है, और 239 का 1, इसके अनुसार केंद्र सरकार ने ये अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सौंपे हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया ने नॉन रिफॉल्मेंट के सिद्धांत को माना है। अब ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत बैंकॉक प्रिंसिपल्स ऑन स्टेट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज 1966 में दिया गया था, उसको माना है। अब इसके तहत क्या है, क्या मतलब करता है? ठीक है, कोई भी देश, तो नॉन रिफॉल्मेंट का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ऐसी जगह पर वापस नहीं भेजा जाएगा जहां उसे अपनी मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का खतरा हो। 2021 के मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो नागरिक ना हो। लेकिन डिपोर्ट न किए जाने का अधिकार यानी आर्टिकल 19(1)(e) के तहत निवास करने या बसने का अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए? तो बात यह है कि डिपोर्ट होंगे, जिनके पास नहीं है पासपोर्ट तो उनको डिपोर्ट कर सकता है सरकार। ठीक, कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। चलिए अब सरकार के ऊपर है क्या करती है। अगला टॉपिक है हमारा विधायक की अयोग्यता। देखिए, अब बात करते हैं कर्नाटक के एक MLA की। अब जिन्हें एक अवैध खनन मामले में जो है वो CBI कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस वजह से उनकी सीट अब खाली हो गई है कर्नाटक विधानसभा के अंदर।
ये अयोग्यता संविधान के आर्टिकल 191 क्या 191 और जनप्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 1951 की धारा 8 ठीक इसके तहत हुआ है। तो एक मौजूदा सांसद यानी एमपी या विधायक एमएलए किन कारणों से अयोग्य हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 102 सांसदों के लिए और 191 ये विधायकों के लिए एमएलए के लिए है, ठीक है। और जो मतलब सांसदों के लिए है वो है 102 एमपी, ठीक। तो बेसिकली ये है कि 102 जो है सांसदों के लिए, 191 विधायकों के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। अब ये शर्तें क्या है, तो पहली शर्त है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण करना। अगर कोई सांसद या विधायक सरकार के अधीन कोई ऐसा पद धारण करता है जिससे उसे वित्तीय लाभ होता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक। दिल्ली में कुछ साल पहले मतलब यहाँ के जो एमएलए थे उनको इसी कारण से अयोग्य ठहराया गया था। खैर, दूसरी शर्त है विकृत मस्तिष्क का होना यानी किसी तरह का साइको टाइप होना, पागल होना, ठीक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो। यानी अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और कोर्ट ने उसे ऐसा घोषित कर दिया है तो वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक। तीसरी शर्त है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित होने के बाद भी कर्ज मुक्त न होना, ठीक। चौथी शर्त है भारत का नागरिक न होना या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेना। विदेशी राज्य मतलब कोई विदेशी देश, कोई भी देश, ठीक है, दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लिया है तो यहाँ पे फिर वो एमएलए या एमपी नहीं रह सकेंगे, उनकी सीट खाली हो जाएगी। पांचवा शर्त है दल बदल डिफेक्शन। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। और छठी शर्त है संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित होना, ठीक। तो इन 6 नियम को आप याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा पीछे वीडियो करके। अब बात करते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की। इसके तहत एक सांसद या विधायक निम्नलिखित कारणों से अयोग्य हो सकता है। अगर उसे रिश्वत, बलात्कार, शत्रुता को बढ़ावा देने या अछूआछूत जैसे अपराधों में 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो, धारा 8 यही है, तो इसमें भी आप अयोग्य हो सकते हैं। दूसरा, चुनाव में भ्रष्ट आचरण में शामिल होना, भ्रष्टाचार या देशद्रोह के लिए सरकार से बर्खास्त किया जाना, तो इस सब में भी आप अयोग्य हो सकते हैं। सरकार के साथ कोई अनुबंध होना, किसी ऐसी कंपनी में महत्वपूर्ण पद होना जिसमें सरकार की 25% या उससे अधिक हिस्सेदारी हो, तो भी आप अयोग्य हो सकते हैं। चुनाव खर्चों की रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहना, तो आप अयोग्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोषी ठहराए गए विधायकों की अयोग्यता की अवधि। आरपीए 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की कैद की सजा होती है तो वो कारावास की अवधि और उसके बाद 6 साल तक के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी 2 साल ये और 6 साल उसके बाद 8 साल के लिए टोटल, समझ गए। अब 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ऐसे मामलों में एक विधायक को दोषी ठहराए जाते ही तुरंत अयोग्य माना जाएगा, समझ गए। चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्वीकार्य मूल्य निर्धारण। अब क्या है कि व्यापार और वाणिज्य की दुनिया है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जिसको कहते हैं, स्वीकार्य मूल्य निर्धारण यानी प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक, को रोकने के लिए लागत नियम 2025 अधिसूचित किए हैं जिसमें कई परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये स्वीकार्य मूल्य निर्धारण क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो ये सामान यानी गुड्स और या सेवाएं यानी सर्विस लागत से भी कम कीमत पर बेचना है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा को
कम हो जाए, प्रतिस्पर्धा कम हो जाए, या जो कंपटीटर है वो बाहर निकल जाए। ठीक, अगर कोई कंपनी ऐसा करती है कि मतलब जो गुड्स एंड सर्विस लागत है उससे भी कम कीमत पे अपना सामान बेचती है ताकि मोनोपोली हासिल कर ले बाजार के अंदर। ठीक, तो इस तरह की चीजों पे जो है मतलब कमांड करने के लिए इस तरह की चीजें आई हैं। ठीक, प्रेडिटरी प्राइसिंग कंट्रोल करने के लिए। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4(2) के तहत एक डोमिनेंट इंटरप्राइज यानी जो इस तरह का काम करते हैं द्वारा शिकारी मूल्य निर्धारण को एक अपमानजनक प्रथा माना गया है। ठीक, अब इसका असर क्या होता है ग्राहकों के लिए? तो ये शॉर्ट टर्म में फायदेमंद हो सकता है क्योंकि उन्हें चीजें सस्ती मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें नुकसान होता है क्योंकि बाजार में विकल्प कम हो जाते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। जियो जब आया था 2018-17 इसी टाइम पे आया था, याद है? 2015 में आया था शायद। तो क्या हुआ था देख रहे हैं ना आज हाल। आज पहले फ्री में, आज दीजिए 721, 719, जो भी देना है दीजिए। खैर इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक, कंपनियों पर इसका क्या असर होता है? शॉर्ट टर्म में तो सभी कंपनियों को नुकसान होता है क्योंकि कीमतें गिर जाती हैं, लेकिन एक बार जब कंपटीटर बाहर हो जाते हैं तो मोनोपोली वाली कंपनियां जो है बचती हैं, वो कीमतें बढ़ा देती हैं। ठीक, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। ठीक, उसके बाद बच गए जो बच गए। ठीक है, एक एयरटेल मजबूती से खड़ा रहा, आइडिया वोडा तो बाहर ही हो गया, जियो एयरटेल अब बच गए हैं, अब 2 ही खिलाड़ी रह गए हैं। ठीक, तो वही होता है, और जो नुकसान हुआ था उसे वसूल करती है। मतलब अब मैं बच गया हूं तो मैं अपने हिसाब से अब कीमतें बढ़ा दूंगा, आपको यूज करना ही है, आपको जाओगे कहाँ? आप कोई बीच में है ही नहीं जिसके पास जाओगे, मेरे ही पास आओगे। तो बस उसके बाद से फ्री के बाद जो है ना चमका दिया सबको जियो ने। खैर तो यही बात है, इसी को मतलब इस प्राइसिंग को ही क्या किया है, निर्धारण कर दिया है सरकार ने। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि इससे नीचे का प्राइसिंग आप नहीं ले सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। ठीक, सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना यानी में कुछ बदलाव किए हैं। पहले से है ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, इसको शॉर्ट में CGSS कहते हैं। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है वो देख लेते हैं। ये योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। इसका फायदा ये है कि ये DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए लोन के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। इससे स्टार्टअप्स को बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिलने में आसानी होती है। इसके तहत कौन कौन से संस्थान लोन दे सकते हैं? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक दे सकते हैं, NBFC दे सकते हैं जिसको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहते हैं। ठीक, और सेबी में रजिस्टर्ड वेंचर डेट फंड ये भी वित्तीय सहायता दे सकते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को फंड दे सकते हैं। अब इसमें नए बदलाव क्या किए गए हैं? गारंटी कवर को दुगुना करके 20 करोड़ कर दिया गया है। लोन कवरेज को 10 करोड़ तक के लोन के लिए 85% तक बढ़ा दिया गया है। और जो मुख्य सेक्टर की कंपनियां और सरकारी PSUs हैं उनके लिए सालाना गारंटी शुल्क को घटाकर 1% कर दिया गया है। ठीक, बेसिकली ये बदलाव किए गए हैं। तो यही है स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में बदलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मातृ मृत्यु दर। भारत के महापंजीयक कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, भारत में मातृ यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जिसको MR कहते हैं, ठीक, पर 2019-21 का विशेष बुलेटिन जारी किया है। MMR का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या यानी मातृ की मृत्यु की संख्या। भारत ने 2030 तक MMR को 70 तक लाने का संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा है। ठीक,
इस बुलेटिन की मुख्य बातें क्या है? भारत की एमएमआर में गिरावट आई है। ये 2017 से 19 में 103 थी, जो अब घटकर 93 हो गई है। ठीक। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो केरल जो सबसे आगे रहता है वो फिर से आगे है। यहाँ जो एमएमआर है वो सिर्फ 20 है। तेलंगाना में 45 है। तमिलनाडु यानी सारे जो आप देखेंगे दक्षिण के राज्य हैं, उत्तर के राज्य नहीं है। उत्तर के राज्य तो कुछ और में लगे हुए, तो खैर इसलिए नहीं है। खैर, तो तमिलनाडु 49, यानी वहां पे जो एमएमआर है वो 49 यानी प्रति लाख, यानी 1 लाख बच्चों पे जो मतलब माताओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। ठीक है, प्रसव की पीड़ा से और प्रसव करने के दौरान वो है। ठीक, 49 है तमिलनाडु में, तेलंगाना में 45 और केरल में 20। और खराब प्रदर्शन करने वाले उसके बारे में भी जान लीजिए, जिसको एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कहते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो ये सब उत्तर भारत के ही आपको मिलेंगे। तो पहला है मध्य प्रदेश, यहाँ 175 है, यानी जो नेशनल लेवल का है ना, मतलब हम लोग 93 पे हैं नेशनल लेवल में, 103 से घट के उसको ही पार कर चुके हैं मध्य प्रदेश। असम 167 और उत्तर प्रदेश 151। अभी भी एमएमआर बहुत ज्यादा है। देख लीजिए, ये वही देश है, ये वही राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। समझ रहे हैं आप? तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोदी का नया सब टाइप। अब मोदी जी नहीं है, ये कुछ और है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। इसको शॉर्ट में मोदी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग का एक नया सब टाइप खोजा है। ये मोदी क्या है? ये एक दुर्लभ वंशानुगत प्रकार का डायबिटीज है, जो कुछ खास जीनों में म्यूटेशन के कारण होता है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन या कार्य बाधित हो जाता है। ठीक है, अब जो चीनी को कंट्रोल करता है ना, शुगर को कंट्रोल करता है, अब उसका कार्य ही बाधित हो जाएगा तो क्या होगा? इंसुलिन का जो कार्य बाधित हो तो चीनी हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, उससे हमको डायबिटीज हो जाएगा। अब मोदी को 4 नहीं 14 सब टाइप में बांटा गया है, और हर सब टाइप अलग अलग जीनों में म्यूटेशन के कारण होता है। ये आमतौर पर किशोरों यानी कि जो अभी वयस्क है, युवा वयस्क है, आमतौर पर 35 वर्ष से कम उम्र के लोग जो है उसमें होता है, जो इसे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज से अलग करता है। इन मरीजों में मोटापा ज्यादा नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है कि डायबिटीज है तो मोटापा आ गया, ऐसा नहीं है। मोटापा नहीं होता है, और इनके इलाज के लिए कम मात्रा में इंसुलिन की जरूरत होती है। ठीक है, तो मोदी के लक्षण और टाइप जो है वो देख लिए, बता दिए मैंने। ठीक, और ये रहा इसका डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड सीडिंग। तो दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं यानी आईआईटी कहते हैं, कानपुर द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है। क्लाउड सीडिंग क्या है? ये एक वैज्ञानिक मौसम संशोधक तकनीक है, जिसमें नमी वाले बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंटों, ठीक है, देखिए कैसे वर्क करता है। तो सिल्वर आयोडाइड जो है उस एजेंट को क्या करते हैं? फैलाया जाता है ताकि वर्षा कराई जा सके। सिल्वर आयोडाइड एक पीला अकार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी, चिकित्सा आदि में होता है। इसका उपयोग ओलावृष्टि को दबाने के लिए भी किया जाता है, ताकि ओलों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ओला से क्या होता है? हमारी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं? इससे पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है और आर्थिक, पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। ठीक, बेसिकली यही है। ठीक, तो हाउ क्लाउड सीडिंग वर्क्स। तो पहले सिल्वर आयोडाइड जो है रिलीज होता है एक प्लेन से ग्राउंड बेस्ड जनरेटर पे। दूसरा ये है कि सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल जो है वो क्लाउड तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है? सिल्वर डाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द आइस क्रिस्टल। ठीक, अब ये क्या होता है? एक बर्फ के रूप में जमने लगता है, हाउ, जिसके वजह से ये हेवी हो जाता है इन द एयर एंड द आइस क्रिस्टल देन फॉल्स। अब वहां से क्या होता है? वर्षा शुरू हो जाता है। ठीक है, होना शुरू हो जाता है ग्राउंड के ऊपर।
ठीक। अब अगला टॉपिक है हमारा सीड कार्यक्रम। सीड कार्यक्रम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीड कार्यक्रम जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने DNT यानी जिसको डिनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं, उसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, सीड, ठीक, जिसको शॉर्ट में सीड कहते हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs किसको कहते हैं? डिनोटिफाइड ट्राइब्स। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। ये सीड कार्यक्रम 2022 में शुरू किया गया था और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। किसके तहत आता है ये भी आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? DNT, NT, SNT समुदायों यानी इन समुदायों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका सहायता प्रदान करना है। ठीक, इसके लाभार्थी कौन है? ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय क्या है? 2.5 लाख से या 2.5 लाख तक या उससे कम, और जो केंद्र या राज्य सरकारों की समान योजनाओं से लाभ नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो ये लोग इसके क्या है? प्राप्त करता है, लाभार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डॉस अटैक। तो CERT इन यानी शर्ट इन जिसको कहते हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डॉस अटैक के खतरों पर एडवाइजरी जारी की है शर्ट इन ने। तो ये डॉस अटैक होता क्या है? ये एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जिसमें किसी टारगेट सर्वर, नेटवर्क या वेबसाइट को नकली ट्रैफिक की बाढ़ से भर दिया जाता है, जिससे वो वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुबंध हो जाता है। हमलावर आमतौर पर हैक किए गए उपकरणों के नेटवर्क, जिसे बॉटनेट कहा जाता है, के उपयोग करके बड़ी मात्रा में नकली अनुरोध भेजते हैं। इन हमलों से विरोधी के कंप्यूटर सिस्टम धीमे हो जाते हैं या सेवाओं को बहाल करने के बदले फिरौती मांगी जा सकती है। अब मान लीजिए कि आपके मतलब इंटरनेट या आपके ही कंप्यूटर को हैक कर लिया गया और उसमें इतना ज़्यादा मतलब भीड़ बढ़ा दी गई, इंटरनेट भीड़ बढ़ा दी गई कि अब आपका चल नहीं रहा है, स्लो हो गया है या आपका काम करना बंद कर गया है, ठीक है कंप्यूटर, तो अब फिर से उस सेवा को बहाल करने के लिए आपसे फिरौती मांग सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपको करना उससे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, डॉस अटैक इसको कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा। ईरान के विदेश मंत्री भारत और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर भारत की यात्रा पर है। ईरान कहाँ स्थित है? ये पश्चिम एशिया में है। इसकी जमीनी सीमाएं ठीक पाकिस्तान से सटा हुआ है ईरान, ठीक है, और अफगानिस्तान के बाद ईरान है। ठीक, और ईरान में हमारा जो है एक पोर्ट भी है। ठीक, तो ईरान कहाँ स्थित है? ये पश्चिम एशिया में है, पश्चिम एशिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ये एशिया है पूरा, अब ये भारत का नक्शा है मान लीजिए, ठीक, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान और यहाँ ईरान है, तो ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिम एशिया है। ठीक है, ये एशिया का भाग है, पश्चिम एशिया। ठीक, इसकी ज़मीनी सीमाएं जो है आर्मेनिया और अजरबैजान ऊपर, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उत्तर में, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस साइड, ठीक है, पूर्व में, इराक पश्चिम में, ठीक है, आगे इसके इराक है जिसकी राजधानी बगदाद है, और तुर्की उत्तर पश्चिम में, ठीक है, से लगती है। इसकी समुद्री सीमाएं जो है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब से लगती है। इसके आसपास कैस्पियन सागर उत्तर में, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दक्षिण में, जैसे जल निकाय भी उपलब्ध हैं। ठीक, खैर, तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन, ठीक है, 9 मई का, और ये यहीं पे अब समाप्त होता है। ठीक, चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी बोलना पड़ेगा, कर लीजिएगा।